दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डू फॉर वेस्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय संविधान की क्लासें चल रही हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग 18 के बारे में। भाग 17 जो संविधान का भाग 17 है, हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे भाग 18। भाग 18 में आप सबको पता होगा क्या है, आपात उपबंध। आपात उपबंध, इसका मतलब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रीय आपात लग गया। जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तब एक इमरजेंसी लगी थी, आप सबको पता होगा ना। इस पे पिक्चर भी अभी आ रही है बहुत जल्द। तो उसी आपात उपबंध के बारे में है। राष्ट्रपति शासन है ना। राष्ट्रपति शासन सुना होगा कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है या लगने वाला है या बात चल रही है, कुछ सुना होगा, चर्चे में, न्यूज वगैरह में रहता है। तो उसी के जो नियम वगैरह हैं हमारे संविधान में, आज हम उनको बहुत अच्छे से जानेंगे। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया भाग 18, तो यकीन मानिए किसी भी पेपर में अगर इस भाग से क्वेश्चन आते हैं तो आप करने की स्थिति में होंगे, ये मेरा दावा है। सिर्फ बशर्ते आप ध्यान से सुनते जाइए और दिमाग में डालते जाइए और एक नोट्स बनाते चलिए। जब भी पेपर हो आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार में आपको सारी चीजें यथावत याद आ जाएंगी, है ना। तो हम बात करने वाले हैं आपात उपबंध। पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो आपात उपबंध है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो लिख लीजिए सब लोग, अनुच्छेद, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। जो आपात के बारे में बात की गई है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक है, ठीक है। अगर हम जो भारतीय संविधान है, आप सबको पता होगा, बहुत सारे देशों से जो संविधान है उससे प्रेरित है, मतलब उसमें जो अच्छी चीजें थी उसको हमने ग्रहण किया है। तो जो आपात उपबंध है कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के वीमर गणतंत्र से लिया गया है। जो जर्मनी के वीमर संविधान से। अगर पूछा जाए कहां से प्रेरित है, तो जर्मनी के वीमर गणतंत्र से या वीमर संविधान से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात हैं, है ना। बात करते हैं कितने प्रकार के आपात हैं। तो सबसे पहला है बाह्य एवं, ऐसे लिखिए, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। या सशस्त्र विद्रोह, वह लिखे हुआ सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय आपात, इसी को नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये तो पहला टाइप हो गया। पहला है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, जैसे कि मान लो कोई देश हमारे देश पे युद्ध करता है, ठीक, या बाहरी आक्रमण होता है, ठीक। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह, या देश के अंदर या किसी भाग में, सशस्त्र मतलब होता है हथियारों द्वारा, जैसे हथियारों सहित मान लो विद्रोह किया जा रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर या पूरे देश में लगाया जा सकता है और या पर्टिकुलर किसी स्थान पे लगाया जा सकता है, ठीक। तो पहला किस टाइप का है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। मान लो किसी देश ने युद्ध कर दिया तो उस पर राष्ट्रीय आपात लगता है ना। अगर मान लो वहां अशांति फैली हुई है सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो राष्ट्रीय आपात लग सकता है। राष्ट्रीय आपात उसको बोलते हैं, जो मतलब इमरजेंसी लगेगी उसको हम राष्ट्रीय आपात कहेंगे, ठीक है। ये हमारे किस अनुच्छेद में है, तो इसको नोट करिए, अनुच्छेद 352, ठीक। और एक दूसरे प्रकार का है, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। देखो, अभी तो सिर्फ हम आपको इससे मतलब इंट्रो करा रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ इसका, कितने प्रकार के हैं। फिर इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे लागू होते हैं, कैसे समाप्त होते हैं, कौन लागू कर सकता है, कौन नहीं लागू कर सकता है ना, ठीक। दूसरा होता है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो किसी राज्य में है, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि वहाँ की सरकार जो है संविधान के तरीके से नहीं चल रही है,
ठीक, या राज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है कि यहाँ सब संविधान के इतर चल रहा है, संविधान के अंडर कुछ नहीं चल रहा है, तो भी राष्ट्रपति क्या करता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, इसको हम ये है अनुच्छेद 356। और तीसरे प्रकार का होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये हमारा अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात देखो नाम से ही लग रहा है, वित्तीय आपात, अगर मान लो वित्तीय संकट होता है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 360। तो देखो सिर्फ मान लो 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात तो पूछा जाएगा कि आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है, भाग 18 में है, याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो 352 से 360 अनुच्छेद तक हैं। ठीक, और कहां से लिया गया है आपात उपबंध हमारे संविधान में, तो जर्मनी के वीमर गर्तन से लिया गया है या वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक, बहुत। और कितने प्रकार के आपात हैं, तो 3 प्रकार के आपात हैं। कौन कौन से आपात हैं, जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति शासन क्या, जो राष्ट्रीय आपात है वो किस अनुच्छेद में है, 352 में, और जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 में है, और जो वित्तीय आपात है 360 में है। अब हम इनको एक एक तरीके से बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इनको नोट कर लिया। ओके, थैंक यू। बात करेंगे हम राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है, तो हमारा राष्ट्रीय आपात लागू होता है, आप बताया जैसे युद्ध या वायु आक्रमण। वायु आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण, है ना, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक, कब लागू होता है, युद्ध या वायु आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। देखो आप सबको पता होगा कि जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जैसे हमने बताया, ठीक है, तो क्या हुआ था, जब हमारा मूल संविधान था, मतलब जब हमारा संविधान बना था, तो ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था। ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ये नहीं था। इसके स्थान पर क्या था, ऐसे लिखिए, मूल संविधान में, पहले बता दें, अच्छा, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे था आंतरिक अशांति। ठीक है, इसको पॉइंट बना के लिखिए, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, है ना। तो जब हमारा संविधान मतलब बना था तब सशस्त्र विद्रोह नहीं था, उसके स्थान पर था आंतरिक अशांति। अब बात यह आती है, जब आंतरिक अशांति को हटाया गया तो किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। तो इसको हटाया गया, लिख लीजिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। देखो 1975 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने क्या किया था, बिना मंत्रिमंडल से पूछे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति को मतलब ऐसे बात करके लगवा दी थी। तो उसी मतलब ये घटना अब दोबारा ना हो, ठीक है, तो उसी वजह से संविधान संशोधन किया गया 1978 में। क्या किया गया कि अब आंतरिक अशांति के तहत राष्ट्रीय आपात नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, कब इसको हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक, अब हम बात करेंगे इसको लागू कौन करता है। ठीक।
ठीक, कैसे मतलब लागू होता है? तो ये लागू होता है राष्ट्रपति की उद्घोषणा से। उद्घोषणा का मतलब घोषणा ही होता है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से लागू। अगर राष्ट्रपति कह दे या संबोधित कर दे देश को कि आज से नेशनल इमरजेंसी या किसी पर्टिकुलर स्थान से या देश में लग रही है, तो उसी दिन से राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल इमरजेंसी है वो लागू हो जाएगी। ठीक, अध्यादेश जिसको कहते हैं अगर जारी कर दे, ठीक है। लेकिन अब वो अपने मन से नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है, जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना, बहुत आसान है, सिर्फ समझते जाइए, कुछ भी कठिन नहीं है। क्या हुआ था, इसमें ओरली लागू कर दिया गया था। तो 1978 में ही जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें यह बात की गई कि अब ऐसे नहीं लागू किया जाएगा। अब जो मंत्रिमंडल होता है वो अगर लिखित सूचना राष्ट्रपति को देती है, तब ही राष्ट्रपति उस नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लागू होता है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से और मंत्रिमंडल की लिखित सूचना से। अब क्वेश्चन क्या आप लोगों को घुमाने के पूछेगा कि मंत्रिमंडल के मौखिक से या ओरली जो है उससे लागू की जा सकती है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, लिखित सूचना से होगा। ठीक, अगर मंत्रिमंडल लिखित सूचना दे देती है तो राष्ट्रपति को लागू करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने आज लागू कर दिया। ठीक, राष्ट्रपति ने आज नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी। उसके बाद संसद द्वारा जो होता है, संसद के सदन होते हैं, जैसे आप सबको पता होगा 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा से पास भी होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि कह दिया कि हाँ ठीक चलो आज से नेशनल इमरजेंसी लागू, तो लागू राष्ट्रपति के कहने से नहीं, मतलब जो संसद द्वारा होता है कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना मान लो मिल गई राष्ट्रपति को, उन्होंने लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि संसद द्वारा पास होना चाहिए, दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो आज लागू किया तो कितने दिन बाद पास हो जाना चाहिए, तो लगभग 2 महीने बाद। जैसे ही मान लो सत्र चालू हुआ संसद का, तो अगर 1 महीने बाद, जो नेशनल इमरजेंसी होती है 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए अगर संसद का सत्र चालू हो रहा है। ठीक, तो ऐसे इसमें लिखिए अनुमोदन, 1 माह के अंदर अनुमोदन, 1 माह के अंदर अनुमोदित दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। देखो विधायिका से विधायिका से तो पास कराना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे ही मान लो राष्ट्रपति लागू कर दिया, मान लो सत्र अभी नहीं चल रहा है, जैसे ही सत्र चालू हुआ तो 1 माह के अंदर उसको पारित हो जाना चाहिए संसद से, नहीं तो क्या ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, फिर नेशनल इमरजेंसी अपने मन से खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है, अपने मन से खत्म हो जाएगी जरूर। ठीक है, तो 1 माह के अंदर अनुमोदित संसद के दोनों सदनों द्वारा। अब ये बात पूछी जाती है कि मतलब कि कौन से मतलब उसके संविधान किसके तहत मतलब पारित होना चाहिए, साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा? तो विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा पारित। देखो इससे घबराइएगा मत, विशेष बहुमत साधारण बहुमत, अब हमारी नेक्स्ट क्लास संविधान संशोधन की ही है, तो उसमें हम विशेष बहुमत साधारण बहुमत क्या होता है ये अच्छे से जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, जो संसद के सदन होते हैं, उससे क्या होता है, विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए 1 माह के अंदर। ठीक, मतलब उसको एक प्रकार से पास हो जाना चाहिए 1 माह के अंदर। ठीक है, अब अगर एक बार मान लो पास हो गया तो कितने दिन तक वैलिड रह सकता है, मतलब कितने दिन तक नेशनल इमरजेंसी चल सकती है? तो अनुमोदित होने पर 6 माह तक, 6 माह तक अनुमोदित होने पर।
ठीक, मान लो 6 माह हो गया, ठीक, उसके बाद फिर भी नेशनल इमरजेंसी की जरूरत पड़ रही है, तो फिर भी क्या होगा, दोबारा अनुमोदन कराया जाएगा। अगर फिर पास करे ले रहे हैं तो फिर 6 महीने के बढ़ जाएगा। फिर अगर लगा, फिर यही 6 महीने करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने? 6 माह तक अनुमोदित कर कर अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल तक मतलब हमारे संविधान में कोई पीरियड डिसाइड नहीं है कि कब तक ये लागू किया जाए। अगर लगता है राष्ट्रपति या संसद को तो वो अनुमोदन देती रहेगी और इमरजेंसी चलती रहेगी। ठीक है, ठीक, तो इतना नोट कर लिया। ठीक है, तो मान लो अनुमोदन करके बढ़ा दिया गया, ठीक, बढ़ा दिया गया। अब वापस कैसे लिया जाएगा? राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, उद्घोषणा से वापस। मान लो अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि नेशनल इमरजेंसी कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय आपात की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको अपनी घोषणा से उसको वापस कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। वापस करने में कोई आवश्यकता नहीं, पर लागू करने में थी। वापस करने में मान लो कह दिया कि ठीक है नेशनल इमरजेंसी हम वापस लेते हैं, तो अब इसको सदन से पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, देखो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से वापस तो हो ही सकता है, प्लस लोकसभा को भी अधिकार है। अगर लोकसभा साधारण बहुमत से, ठीक, ऐसे खैर ओरली जान लीजिए, लिखिए मत, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक, बस जान लीजिए। तो कैसे, मतलब लोकसभा भी अगर साधारण बहुमत से पारित कर देती है कि नेशनल इमरजेंसी को वापस लेना चाहिए, तो भी राष्ट्रपति को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने जान लिया कौन लागू करता है, कौन वापस करता है, कैसे वापस होती है, कितने दिन तक बढ़ाई जा सकती है। अब जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी तो क्या क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने सुना होगा, मूल अधिकार के बारे में पढ़ा ही होगा। जैसे ही पहली बात तो नेशनल इमरजेंसी हमने बताया कि भारत या पूरे भारत में लागू हो सकती है या किसी स्थान पे लागू हो सकती है, जहाँ पे मतलब ज़रूरत है वहाँ पे लागू हो सकती है। तो क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, है ना, कि मतलब उस पर हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें हनन कर दिया गया, ऐसा कर दिया गया। वो सरकार जो चाहेगी वो फिर करेगी। लेकिन 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो निलंबित नहीं होते हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, है ना। उसके बाद एक होता है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता, कोई भी स्वतंत्रता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, इसमें अगर लिख लीजिए 358 के तहत अगर जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात युद्ध एवं वाय आक्रमण के आधार पर है, तो क्या होता है, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक, और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है वैसे ही ये अपने मन से लागू हो जाते हैं। स्वतः होता है मतलब अपने मन से, कि देखो इसमें क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा, लेकिन किस बेस पे लगा, युद्ध एवं वाय आक्रमण के आधार पर। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग रहा है तो फिर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक, मतलब उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर युद्ध एवं वाय आक्रमण के आधार पर लग रहा है तो
जैसे ही लगेगा इसके आधार पे तो अनुच्छेद 19 भी है अपने मन से खत्म हो जाता है। ठीक, अपने मन से निलंबित हो जाता है और फिर जैसे ही वापस ले लिए जाती है नेशनल इमरजेंसी, स्वतः अपने मन से, मतलब इसका कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने मन से लागू हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। तो ये भी हो सकता है, अगर युद्ध एवं वायु आक्रमण के आधार पर लग रहा है तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, वापस कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और 320 ये हो गया। और उसके बाद अगर उसमें पूछा जाएगा युद्ध एवं वायु आक्रमण की जगह आपको सशस्त्र विद्रोह दे दिया जाएगा, तो वहां पे ये अगर दिया है तो कथन गलत होगा। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं, सशस्त्र विद्रोह दिया है तो कथन गलत हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर सशस्त्र विद्रोह है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, युद्ध एवं वायु आक्रमण के आधार पर होगा। ठीक है, तो हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में जान लिया। अब हमारा दूसरा है राष्ट्रपति शासन। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ठीक। और इसको नोट करने से पहले आप उसमें एक बात और लिख लीजिए कि अब तक हमारे देश में, मतलब जब से देश आजाद हुआ है या संविधान लागू हुआ है, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 3 बार। कौन कौन से सन में लगी है? तो नोट कर लीजिए, 1962 जब चाइना से युद्ध हुआ था, उसके बाद 1971 जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, उसके बाद 1975। 3 बार अब तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 1962, 1971, 1975। हालांकि जब 1975 लगी थी तब 1971 प्रवर्तन में थी, मतलब लागू थी। ठीक, अब हम देखो, अब जानेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? ठीक, कब लगता है? तो नोट करिए, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार वहां कार्य नहीं किया जा रहा है, सरकार नहीं चल रही है उस, मतलब कि संविधान के अनुसार, तो क्या राष्ट्रपति को अगर लगता है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक, और इसकी रिपोर्ट कौन देता है? इसकी रिपोर्ट राज्यपाल देते हैं। तो राज्यपाल के प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कौन लागू करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पहले तो अनुच्छेद लिख लो इसमें, अनुच्छेद 356। ठीक, किसके द्वारा? राष्ट्रपति की उद्घोषणा से। अब क्या होता है कि जैसे हमने जाना कि उसमें मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करनी होती है, लेकिन इसमें मौखिक आधार पे। ठीक, मंत्रिमंडल की मौखिक सूचना के आधार पे। बस उससे कंपेयर करते चलो, सब आसान हो जाएगा। ठीक, मंत्रिमंडल की मौखिक सूचना के आधार पे। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बात किया था कि वो 1 माह के अंदर उसको अनुमोदन चाहिए था संसद से। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? 2 माह के अंदर। 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित। जैसे मान लो आज लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, तो अभी 2 महीने के अंदर, इसका मतलब यह नहीं कि आज से 2 महीने के अंदर, जब संसद का सत्र चल रहा है, जैसे मान लो संसद अब आज बैठी, तो आज से गिना जाएगा कि अगर 2 महीने के अंदर अगर इसको लागू नहीं किया, मतलब इसको पारित नहीं किया जाता है, तो वो खत्म कर दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति शासन वहां अपने मन से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित, लेकिन यह भी 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। 6-6 माह के लिए,
मतलब जैसे 6 महीने के लिए लागू हुआ, 2 महीने मतलब अनुमोदन मिल गया, तो 6 महीने तक ये लागू रहेगा। जैसे ही 6 महीने होने वाला होगा, अगर दोबारा संसद इसको अनुमोदित कर देती है तो फिर 6 महीने के लागू लिए हो जाता है। अगर मान लो फिर हो गया तो फिर 6 महीने के लिए लागू। लेकिन ऐसा कब तक कर सकते हैं? उसमें हमने देखा था कि अनिश्चित काल तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक। इसके बाद चुनाव आयोग को वहां उस राज्य में चुनाव कराने होंगे। ठीक है, तो जैसा हमने बात किया वो 3 बार लग चुका है, तो ये बहुत बार लग चुका है, ये क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। ठीक है, तो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है ना। राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कब लगता है? राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति की शासन की उद्घोषणा से, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, मंत्रिमंडल की मौखिक सूचना के आधार पर, 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित, 6 माह के लिए होता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक, अधिकतम कितने साल तक होता है? तो 3 साल तक होता है। अगर हम बात करें जो उसमें मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा था, निलंबित हो जा रहे थे, 20 और 21 नहीं निलंबित हो रहे, तो इससे मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक और कंपेयर कर लेते हैं, जैसा उसमें हमने बात किया था पूरे देश में लागू हो सकता है। ठीक, पूरे देश के साथ साथ किसी पर्टिकुलर स्थान पे लागू हो सकता है। मान लो उसे लगा कि जम्मू कश्मीर के किसी शहर में लगाना चाहिए, तो वहां पे लगा सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सिस्टम नहीं होता है। इसमें ये होता है कि अगर मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में लगानी है तो पूरे फिर उत्तर प्रदेश में लगेगी, एक राज्य में लग सकती है, पूरे राज्य क्षेत्र में, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे राज्यों में लग सकती है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक या अधिक राज्यों पर, अधिक राज्यों पर लागू हो सकता है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी, हरियाणा में भी कहीं भी लागू हो सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ये नहीं कि मेरठ में सिर्फ लागू हो रहा है, लखनऊ में लागू हो रहा है। तो एक या अधिक राज्यों पर, किंतु पूरे राज्य क्षेत्र में, ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने जान लिया है। सबसे महत्वपूर्ण यही है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, तो 356 में। ठीक, बाकी इसको नोट कर लीजिए, एक बार पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपात, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 360। ठीक, और कब लगता है, तो नोट करिए, वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो देश में लग गया कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कि जैसे मान लो अभी 1991 में हो गया था कि हम लोगों के पास पेट्रोल डीजल मंगाने के लिए पैसे नहीं थे, है ना। फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत ही नीचे चला गया था। ठीक, हम आयात करने के मतलब आयात करने के काबिल नहीं थे या नहीं कर पा रहे थे पैसों की कमी की वजह से। तो अगर उसी तरह का जैसे क्रेडिट हो गया, वो भी हम लोगों की अगर डाउन है, संकट में है, तब भी अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि अब स्थिति अच्छी नहीं है फाइनेंशियल रूप से, तो वो क्या करता है, वित्तीय आपात को लागू कर सकती है। ठीक, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से लागू किया जा सकता है। ठीक है, सेम जैसे राष्ट्रपति शासन के बारे में है, 2 माह के अंदर इसको अनुमोदन चाहिए। ठीक, 2 माह के अंदर अनुमोदन, वापसी भी इसी, लेकिन इसकी पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कब लागू हो सकता है, तो आप समझ ही जाओगे। वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल कंडीशन। उसके बाद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय आपात भारत में कब लगा, है ना, मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ या संविधान लागू हुआ तो वित्तीय आपात कब लगा। तो अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, ध्यान करके नोट कर लीजिए इसको कि अभी तक एक बार भी लागू नहीं। ठीक, तो हमने आज आपात उपबंध के बारे में जाना। कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 वित्तीय आपात। बहुत अच्छे से जाना। ठीक है,
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।